नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और अगले एक घंटे में जहां हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे की, जिसमें पहला पड़ाव रहेगा साइप्रस, तो वहीं बात होगी बिहार की राजनीति की भी, जहां आज राजनीतिक घमासान इसलिए देखा गया कि एक वीडियो सामने आया जिसमें लालू यादव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का अपमान करते नजर आए, जिसको लेकर अब तमाम दल उन पर हमलावर हो गए हैं। करेंगे आज इस मुद्दे पर चर्चा भी, और क्या है खास खबरें बताते हैं आपको। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से 3 देशों की यात्रा पर साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का करेंगे दौरा। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। अहमदाबाद विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, जांच कमेटी 3 महीने में देगी रिपोर्ट। ब्लैक बॉक्स से मिलेंगे हादसे के सुराग। पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार। बिहार में गरमाया सियासी पारा। भाजपा ने लालू प्रसाद पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का लगाया आरोप। कहा, लालू प्रसाद ने दलितों पिछड़ों का किया अपमान, मांगनी चाहिए माफी। इजरायल के साथ तनातनी के बीच ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को दी चेतावनी। कहा, इजरायल की मदद करने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। इजरायली रक्षा मंत्री कैट्स ने ईरान को भारी कीमत चुकाने की दी धमकी। और दक्षिण अफ्रीका बना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। 27 वर्षों के बाद आईसीसी ट्रॉफी की अपने नाम। फाइनल में गत विजेता ऑस्ट्रेलिया को दी मात। गेम चेंजर बनी मार्करम की शतकीय पारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को साइप्रस की यात्रा करेंगे। पीएम के 3 देशों के दौरे का यह पहला चरण होगा। साइप्रस में प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा अहम मानी जा रही है। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से साइप्रस गणराज्य का दौरा करेंगे। पीएम राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा में पीएम अन्य शीर्ष हस्तियों से मुलाकात और लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। 2 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के इस पहले साइप्रस दौरे को लेकर वहां बहुत उत्साह है। I think it's very important that the relations of these 2 countries will be addressed, and also I have no doubt in my mind that there will be a further strengthening of these relations in various aspects, including economy, science, cultural exchange. भारत साइप्रस के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रिश्ते रहे हैं। भारत साइप्रस के आजादी के संघर्ष का समर्थक रहा। 1960 में साइप्रस की आजादी के बाद ये संबंध और मजबूत हुए। 1962 से दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक रिश्ते चले आ रहे हैं। 1974 में तुर्की ने हमला कर साइप्रस के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया। भारत इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार हल करने का समर्थक रहा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया एकमात्र राजधानी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। 50 साल पहले यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद यह हिस्सा तुर्की के अधीन बना हुआ है। साइप्रस इस हिस्से को पाने के लिए दुनिया भर में बातचीत करते रहता है, लेकिन अभी तक साइप्रस को कोई सफलता नहीं मिली है और इस हिस्से को सिर्फ और सिर्फ तुर्की मान्यता देता है। दुनिया का कोई भी देश इस हिस्से को मान्यता नहीं देता। साइप्रस वैश्विक मंच पर भारत का मजबूत मित्र रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का साइप्रस ने हमेशा समर्थन किया। आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी उसने लगातार समर्थन जताया है। वहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत साइप्रस सहयोग लगातार मजबूत होता आया है। रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती दी है। 2026 में साइप्रस यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा।
वहीं बदलते भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से आतंकवाद, हरित विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के समान विचारों को और मजबूती मिलेगी। मेरे सहयोगी विमलेंदु पांडे और कैमरामैन सेंथिल और योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। और अब अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी खबर। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 की दुर्घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये समिति दुर्घटना के पीछे के कारणों का तो पता लगाएगी ही, भविष्य में ऐसे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नीतियों और सुरक्षा दिशा निर्देशों को बेहतर बनाने के तरीके भी सुझाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के हादसे को लेकर केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने शनिवार को बताया कि सरकार ने इस हादसे की गहन जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की है, जो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उसकी जांच की जा रही है। बस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। उधर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि गांधीनगर में गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक बैठक का आयोजन हुआ है। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक साइंस की टीम लगातार विमान हादसे के पीड़ित सभी परिवारों के DNA सैंपलिंग का काम कर रही है। गुजरात के गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के निदेशक HP सांघवी ने बताया कि 36 विशेषज्ञों की टीम इस काम के लिए तैनात की गई है। फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के DNA मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। ये परीक्षण जो हो रहा है उसमें 36 से 48 घंटे की संभावना मतलब समय लगता है और उसकी वजह से एक सैंपल में आपको ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, लेकिन अभी वो बैच वाइज चल रहा है। अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से उनको पार्थिव देह को देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के DNA सैंपल का काम तेजी के साथ चल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने इस बात के भी दिशा निर्देश दिए हैं कि एयर इंडिया के जो बोइंग बाकी के जो विमान हैं उनकी भी जो जांच है वो पूरी की जाए। इस बीच अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के बाद सभी बोइंग 787 विमानों की तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। एयर इंडिया भारतीय विमानन नियामक DGCA ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे में सुरक्षा जांच पूरी करने की प्रक्रिया में है। यह जांच बोइंग 787 बेड़े पर की जा रही है क्योंकि वो अपने अगले परिचालन के लिए मंजूरी दिए जाने से पहले भारत लौट रहे हैं। एयर इंडिया प्रवक्ता ने बताया कि एयर इंडिया ने बोइंग 787 विमानों में 9 की जांच पूरी कर ली है और शेष 24 विमानों के लिए नियामक द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो तैयार हैं। टाटा ग्रुप के बाद अब एयर इंडिया ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा
कि हमारे निरंतर प्रयास के हिस्से के रूप में एयर इंडिया तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान प्रदान करेगा। यह टाटा सन्स द्वारा पहले से घोषित 1 करोड़ सहायता के अतिरिक्त है। नीरज सिंह के साथ निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विमान हादसे के बाद विस्तृत जांच हुई शुरू और सच आएगा सामने। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लालू प्रसाद ने किया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो एमडीएच का चंकी चाट मसाला डालें। एमडीएच का चंकी चाट मसाला। एमडीएच। और अब ब्रेक के बाद खबर बिहार से। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उनके पैरों के सामने रखने और तलवार से केक काटने के मामले में अब सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी ने वीडियो जारी किया है जिसमें लालू पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जमीन पर और लालू यादव के पैरों के पास रखी नजर आ रही है। इसी के साथ लालू ने अपने 78वें जन्मदिन पर 78 किलो का लड्डू का केक तलवार से काटा था, जिसे लेकर भी विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बाबा साहब के अपमान का मामला, लालू प्रसाद पर अपमान का आरोप। भाजपा ने कहा अहंकार में चूर हैं लालू प्रसाद। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने अभी 11 जून को अपना 78वां जन्मदिन मनाया है, लेकिन उनके जन्मदिन से जुड़े वीडियो से बिहार में सियासी खलबली मच गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लालू यादव को उनके एक समर्थक की ओर से उपहार के रूप में अंबेडकर की तस्वीर भेंट की जा रही है। लालू प्रसाद अपना पैर दूसरी कुर्सी पर रखे हुए हैं। शुभचिंतक लालू प्रसाद को जब तस्वीर भेंट करता है तो तस्वीर उस कुर्सी के बगल में ही रखकर फोटो क्लिक करवाता है जिस कुर्सी पर लालू प्रसाद पैर रखे हुए हैं। इस दौरान लालू तस्वीर को हाथ भी नहीं लगाते या कुछ बोलते भी नहीं है। इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ। लालू जी के जन्मदिन के दिन जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, इससे ज्यादा लोकतंत्र में शर्मसार करने वाला घटना, राजनीतिक तौर पर काला अध्याय राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक साफ साफ दिखाई देता है। बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम लालू प्रसाद और उनके परिवार पर अहंकार के कारण ऐसा करने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव केक तलवार उठाकर काट सकते हैं, मगर समर्थक के दिए फूल और उपहार को हाथ नहीं लगाते हैं। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर को आप पैरों में रख करके अपमान करते हैं, यानी करोड़ों करोड़ों दलितों पिछड़ों कलियतों का आपने अपना अपमान किया, और एक तरफ अपने जन्मदिन के अवसर पे तलवार से आपने केक काट रहे हैं। क्या युवाओं में संदेश देना चाहते हैं? यही ना संदेश आपका स्पष्ट है कि हम अगर भूल चूक से आते हैं तो तलवार का ही राजनीति करना है, हथियार का ही राजनीति करना है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग लालू यादव को जानते हैं उनको पता है कि लालू ने ही अंबेडकर को सच्चे अर्थों में सम्मान दिया है। चिकित्सकों के परामर्श अनुरूप उनको बैठने का जो पोज उस हिसाब से बैठे थे। अब कोई पीछे से फोटो लिया, उसको दृष्टिकोण बदल रहा है, कोई आगे से फोटो लेकर के उसका दृष्टिकोण बदल रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा तो हाथ में है, आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने चेयर पर है। जिस प्रकार से उन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का कार्य किया, आज सबके सामने वह तस्वीर है कि किस तरह उसे एक कोने में उठा के तस्वीर को फेंक दिया गया है। यह केवल बाबा साहब का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद के 2 वीडियोस को लेकर एनडीए ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा लोगों को राजद के शासनकाल के जंगल राज की भी याद दिला रही है। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उसके मद्देनजर यहां पर अब राजनीति इस मुद्दे पर भी गर्मा गई है और इसी मुद्दे से जुड़ा है हमारा आज का विशेष। हम मुद्दा उठा रहे हैं बाबा साहेब का अपमान, बिहार में सियासी घमासान। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दानिश इकबाल, जो भाजपा के बिहार से भाजपा के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी जुड़े हैं, जो राजद के प्रवक्ता हैं। अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। मृत्युंजय जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि निशाने पर है आपकी पार्टी और लालू यादव। ऐसे में जो वीडियो सामने आ रहा है, उस वीडियो में ये तो नजर आ रहा है कि तस्वीर पैरों के पास रखी है, फिर ऐसा क्यों है कि उठकर लालू यादव ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है, उस तस्वीर को पकड़ने की कोशिश नहीं की है? जो सवाल भाजपा उठा रही है कि आखिर क्या है इसके पीछे, क्या मंशा रही इसके पीछे? क्या ये घृणा थी या फिर अहंकार था? क्या था ये? देखिए, बीजेपी के पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गई। और बाबा साहेब अंबेडकर की बात अगर बीजेपी कर रही है, ये अपने आप में आश्चर्य और हास्यास्पद है। ये लालू प्रसाद जी का देन है कि आज बीजेपी बाबा साहेब का नाम ले रही है। बीजेपी क्या आरक्षण विरोधी लोग, ये दलित मानसिकता के विरोधी लोग, बाबा साहेब को अपमानित करने वाले लोग, ये बाबा साहेब पर ज्ञान लालू जी को क्या देंगे? लालू जी स्पष्ट रूप से सबको पता है, पूरे देश दुनिया को पता है लोगों को कि आदरणीय लालू प्रसाद जी की तबीयत खराब, वो किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, वो ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते, किसी दूसरे लोगों को इन्फेक्शन का डर है। और अंबेडकर साहब के फोटो को लेकर के कोई कार्यकर्ता हाथ में लिया हुआ है, कोई पैर में सटाया नहीं जा रहा है। लेकिन बीजेपी की मानसिकता देखिए, किस तरह से तिल का तार बनाया जा रहा है। बीजेपी तो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने वाली पार्टी है। लालू जी ने बाबा साहेब अंबेडकर का कितना प्रतिमा लगाया, उनके विचारों पर चल रहे हैं, उनके विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए लालू जी ने जो किया है वो बीजेपी सपने में भी सोच सकती है क्या? आदरणीय अमित शाह जी ने क्या
चलिए, आपने बीजेपी पर आरोप लगाया है, सवाल बीजेपी से ही ले लेते हैं। दानिश इकबाल जी, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं, बल्कि बिना बात के राजनीतिक मुद्दा बना रही है भाजपा। ममता जी, स्पष्ट तस्वीर को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से वीडियो में क्लियर देखा जा रहा है, ये पूरी तरह से बिहार की जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। ये संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है और लालू प्रसाद यादव द्वारा दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति जो उनकी नफरत है, उनकी जो घृणा है, उसको दर्शाता है। देखिए, हमारे लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी पूजनीय हैं, महान हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान का निर्माण किया। वो हमारे संविधान के निर्माता है। और मैं कहता हूं कि हमारा संविधान बाइबल, गीता और कुरान से भी ज्यादा सम्मानित और ऊपर है, क्योंकि हम उस संविधान से बंधे हुए हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर संविधान के निर्माता का अपमान करता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत दुखद है, चिंताजनक है। और खासकर एक बड़ा राजनेता जिसके द्वारा ये अपमान किया गया है, ये जो है बिहार की जनता भूलने वाली नहीं है। और बिहार की जनता ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर उनकी सही जगह उनको दिखलाएगी। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आरजेडी कार्यालय के भी एक फोटो और एक वीडियो है जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी के तस्वीर को कूड़ेदान में फेंका गया है। तो ये लगातार इस प्रकार की घटना आरजेडी के द्वारा जो की गई है, इससे इनके मानसिकता का परिचायक है कि किस प्रकार से ये अपने आप को राजा समझते हैं, बाकी सब प्रजा है। ये तलवार के केक काटते हैं। शुक्र मनाइए खुदा ना खास्ते अगर इनकी सरकार होती तो ये AK-47 और तोप से केक को उड़ाते। तो ऐसी मानसिकता जो सिर्फ राजा वाली है, तो उसके सामने कोई भी व्यक्ति नहीं टिकता है, चाहे वो कितना भी महान हो, चाहे वो कितना भी बड़ा उसका योगदान इस देश के लिए हो। तो ये मानसिकता बहुत गलत है। और हम तो ताजुब कर रहे हैं कि अभी तक आरजेडी के प्रवक्ता नेता किसी ने भी इसका जो है प्रायश्चित करने का काम नहीं किया, इसके लिए क्षमा और खेद प्रकट नहीं किया। ये बहुत दुर्भाग्य है। चलिए, आपका ये मानना है कि अगर ऐसा हो भी गया तो कम से कम इसके लिए खेद तो प्रकट करना ही चाहिए था। अवधेश जी, जब भी बिहार में इस तरह का मुद्दा, जिस तरीके से मुद्दा उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये दलित वोटों को साधने की एक रणनीति या राजनीति दिख रही है, क्योंकि हम जानते हैं बिहार में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग 27%, 36%, फिर अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो लगभग 20% तक का वोट है। क्या मात्र ये चुनावी राजनीति के तहत किया गया कदम है, या इसके पीछे आपको लगता है कोई दम है जो भाजपा आरोप लगा रही है? नहीं, अगर चुनाव नहीं हो तो क्या अंबेडकर जी के कोई तस्वीर लेके जा रहा है, और इतना बड़ा नेता बिहार का, उस परिवार का, हालांकि वो सजा याफ्ता है, और लेकिन फिर भी इस समय तो सजा है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, साबित हो चुके हैं, पूरे परिवार पर मुकदमे हैं, फिर भी हमारा देश है, हम नेता मान कर चलते हैं, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। लेकिन कम से कम बैठे हुए हैं वहाँ, अगर चुनाव नहीं हो, अंबेडकर जी की तस्वीर लेके कोई आ रहा है। मृत्युंजय जी ने ये बात तो ठीक कहा कि वो बीमार है, उनको किडनी का हुआ है, लेकिन कोई हाथ रख के खड़ा कर रहा है। एक बार हाथ भी ऐसे जोड़ देते अंबेडकर जी के बैठे बैठे, ये तो आराम से किया जा सकता था, इतना इशारा हो सकता था। जैसा दानिश इकबाल ने कहा कि अगर हो गया, मैं भी यही कहने वाला हूं कि भाई वो हमने ध्यान नहीं दिया, भूल से हो गई, ये बाबा साहब के प्रति हमारा सम्मान है। ये दोनों चीज़ें नहीं आई है। देखिए, लालू जी के सामने अगर मैं दूसरा विश्लेषण करूं, जितना मैं लालू जी को जानता हूं और हम लोगों के सामने उनका उत्थान हुआ है राजनीति में, और जितना देखा है, लालू जी के सामने अंबेडकर जी की क्या हैसियत है। लोग आज दिखाने, अंबेडकर जी कभी अपने समय रहे होंगे बिहार के लिए। लालू यादव जी अंबेडकर जी से बड़े अम्बेडकर रहे हैं। लालू यादव जी जगजीवन राम से बड़े जगजीवन राम रहे हैं। ज्योतिबा फूले से बड़े ज्योतिबा फूले रहे हैं। वो तो शंकराचार्य बनाते थे। हमारे गांधी मैदान में 1993 में वहाँ के एक विधायक थे रमई राम, उन्होंने कहा कि नहीं, शंकराचार्य को नहीं मानना है, शंकराचार्य मैं बनाऊंगा। और बजाबता मुकुट लाया गया, बड़ी सभा, उनको शंकराचार्य बनाया। और वो बेचारे थोड़ा दारू वगैरह पी रहे थे, रात में उनको परेशानी हो गई, पूछे भाई शंकराचार्य कैसे रहते थे? उसने बताया कि भाई 4 बजे भोर में जगना, फलाना। तो लालू जी के सामने वही है। आप देखिए, लालू जी पहले भी जब नेता थे ना, तो कुर्सी पर बैठे रहते थे। उनकी पार्टी के किसी भी नेता के, चाहे उनसे 10 साल भी बड़ा हो, जाने पर वो खड़ा नहीं होते थे, और वो एक स्वभाव में उनके शामिल रहा है। तो वो ही स्वभाव दिख रहा है। बीमार है, बात ठीक है, लेकिन साधारण घटना है क्या? अगर मैं पूछ रहा हूं कि यही बीजेपी के किसी नेता के साथ हो गया होता, तो देश की सारी पार्टियां, देश का पूरा इकोसिस्टम, मीडिया के हमारे बड़े बड़े पुरोधा, यूट्यूब चैनल चलाने वाले, सबके लिए यह बड़ा मुद्दा हो गया होता। अभी मृत्युंजय जी, हालांकि राजद में मृत्युंजय जी बहुत ही अच्छे प्रवक्ता मैं मानता हूं, बहुत मैच्योर लोग हैं, राजनीति को बिहार के निकट से देखा है, ईमानदार भी हैं,
पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आज उनको भी डिफेंड करना पड़ रहा है लालू जी को इस मुद्दे पर, क्योंकि अपनी ओर से वो खेद भी नहीं प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि उस परिवार ने कहा ही नहीं है खेद प्रकट करने के लिए। लेकिन ये अगर आप कल्पना करिए कि इस समय मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के सामने हो गया होता, गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में भाषण देते हुए वो ये बता रहे थे कि अंबेडकर जी के लिए हमने क्या किया है, आपने क्या किया है, बार बार अंबेडकर का नाम लेते हो, इतना तो भगवान का भी नाम लोगे तो कहीं चले जाओगे, यानी आप झूठ बोलते हो। उसको देश में इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, संसद का बहिष्कार करो, गृह मंत्री त्याग पत्र दें, गृह मंत्री इस्तीफा दें, तो ये तो कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो बयान देकर रह गई है, सच तो यह है। तो यानी कि जो भी चीज इस पर आंदोलन करना चाहिए ना, इस पर धरना प्रदर्शन बिहार में होना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, इस पर सर्वे होना चाहिए। जो बात हो रही है बिहार में कि भाई ये अपमान है कि नहीं है, जनता तय कर दे इसको। जनता तो चुनावों में जाकर वैसे ही तय कर देगी कि वो क्या चुनाव महसूस तो करती है, लेकिन चुनाव तो अक्टूबर नवंबर में। बेसिकली बात यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर कुछ ऐसा व्यवहार किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा दिया जाता है जो शायद उनकी मंशा हो या ना हो, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जोड़ सकते थे। नहीं वहां जब उनको मालूम है कि अंबेडकर जी की तस्वीर दे जा रही है, मैं वही कह रही हूं कि जो खड़ा नहीं हो सकते, मैं मान लेता हूं, तो कम से कम ऐसे हाथ तो कर सकते थे। अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो कम से कम माफी मांगी जा सकती है, भाजपा कह रही है। लेकिन दानिश जी, ये एक ऐसा मुद्दा आ गया है अब जो चुनावों के मद्देनजर हम कह रहे हैं बार बार, क्योंकि बिहार की राजनीति जब चुनाव आते हैं उससे पहले हमेशा हर मुद्दे पर नजर रहती है कि अब यह मुद्दा क्या मोड़ ले सकता है। अब तो इस मुद्दे को लेकर कहते हैं कि अन्य दल भी तो अब आप पर हमलावर हो गए, कांग्रेस भी सीधा आप पर आरोप लगा रही है इस मुद्दे को लेकर, यानी आने वाले वक्त में मुद्दा रुकने वाला नहीं है, अभी और बढ़ेगा। ममता जी देखिए, निश्चित तौर पर ये अपमान है, और ये अपमान ना बिहार सहेगा ना देश सहेगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत सम्मानित है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। सबके लिए वो शोषित, वंचित, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की आवाज है, मसीहा है। और ये संविधान जो है हमारे लिए पूजनीय है, ये संविधान के निर्माता है वो। और इस प्रकार का जो भी व्यक्ति देश के अंदर अपमान करेगा, उसके खिलाफ इस देश की जनता निश्चित तौर पर आवाज उठाएगी। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है ममता जी, ये भावना का विषय है। ये बिहार की जनता की भावना को ठेस पहुंचाया गया है। तो इसलिए इस विषय को जो है हम राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस विषय पे हम ये चाहते थे, हम उम्मीद रखते थे कि कोई सामने से निकल के आता और आकर के कहता कि ये दुखद है, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज राजकुमार का बयान आया तेजस्वी यादव का, वो और जो है निंदनीय है, वो और चलिए मृत्युंजय जी, यहाँ पर आप से सवाल लेना चाहेंगे कि एक बात ये, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो कम से कम एक माफीनामा तो आना ही चाहिए, या कुछ शब्द इस तरह के कि भाई मंशा नहीं थी, जिस भी कारण से हो गया। क्या ये भी कहना मुश्किल हो रहा है राजद के लिए? भाजपाइयों को अगर बहुत ज्यादा बाबा साहेब से प्रेम है तो इनको कहिए न, तेजस्वी यादव जी सरकार में थे तो जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया था जातीय जनगणना का सर्वे कार्य करके, उसमें अड़ंगा क्यों लगाया? वो कर दे, 9वीं अनुसूची में डाल दे, ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। क्या किया केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, क्या कहा पार्लियामेंट में, किस तरह अपमान किया बाबा साहेब का, उसको लेकर बात अभी हुई है। मृत्युंजय जी, यहाँ पर एक सवाल अंबेडकर को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमान करने वाले भाजपा के लोग कम से कम बाबा साहेब अंबेडकर पर ज्ञान ना दे तो ठीक रहेगा। लोगों को पता है, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, ये लोग विरोधी हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने वाले लोग हैं। ये क्या बाबा साहेब पर ज्ञान देंगे? यानी हम ये मान सकते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं उसके लिहाज से कि इसको लेकर राजद अब कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी इस मुद्दे पर, यानी जो माफी की बात की जा रही है, आपकी बात सही है, राजनीतिक नजरिए से देखें तो आप अपनी जगह सही हैं, भाजपा अपनी जगह सही है, लेकिन जो आम जन है अगर उसको कहीं भावनाएं आहत हो रही हैं तो क्या राजद का ही फर्ज नहीं बनता कि कम से कम वो जो आम जन है अगर वो आहत हैं तो उनके लिए ही सही, लेकिन एक कुछ शब्द इस तरह के तो कहे जाएं कि मुद्दा शांत हो जाए। बाबा साहेब अंबेडकर को जो मानने वाले लोग हैं वो बीजेपी के चाल चरित्र चेहरा से वाकिफ है, इसलिए आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए। भाजपाइयों का ये सब नौटंकी बिहार की जनता जानती है, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है जो चाह रहे हैं इन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है, इनकी नैया डूबेगी इस बार।
इसीलिए ये सब बेचैनी। जी चलिए अवधेश जी को चर्चा में लेकर आती हूँ। अवधेश जी आपकी प्रतिक्रिया, आप हंस रहे हैं इस बात पर। नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मृत्युंजय जी ने एक बार भी राजद का पक्ष नहीं रखा है, सारे भाजपा का नहीं। देखिए भीमराव अंबेडकर को अगर देश में सबसे किसी ने सही ढंग से सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। उनके 5 स्थानों को पैसा देके खरीद के तीर्थ स्थल बनाना, उनका विकास करना, उनको ले जाना, और आरक्षण जो ये कह रहे हैं बिहार में, मृत्युंजय जी जरा आप तो पढ़े लिखे हैं, जरा पढ़िए कि वो कितने आरक्षण की बात किया है भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने नहीं कहा था 95% आरक्षण दे दो और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करा दो। ये तो वही कह रहे हैं कि जो अंबेडकर जी ने नहीं कहा है उसको अंबेडकर जी के नाम पर लालू जी ने तो एक नया, मैं तो कह रहा हूं कि लालू बाद अंबेडकर बाद से बड़ा बात था। लालू जी ने अपने मतलब सारा एक कल्ट क्रिएट किया अपने लिए। उनके, मैं तो पहले भी बोला हूं, जो कुछ लालू जी ने वहां किया है ये अक्षम्य है उनके जैसे नेता के लिए, राजद के लिए अक्षम्य है। ये चुनाव जीते या हारें, लेकिन ये ऐसा पाप है, ये ऐसा नैतिक और राजनीतिक अपराध है जिसके लिए उनको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। अब बिहार के दलित ये तय करेंगे कि इसको बीजेपी की पॉलिटिक्स मानते हैं या वाकई अंबेडकर जी का अपमान मानते हैं कि दिखने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल या स्वयं लालू प्रसाद यादव जी के एक पोस्ट पर, जो हर 1 घंटे पर कोई घटना होती है तो उस पर पोस्ट आ जाता है, उस पर एक पोस्ट भी नहीं आना है। तो ये तो जानबूझ करके ये बताना ही है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है और इसका कोई अर्थ निकाला ही नहीं जा सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो घटना बिहार में हुई है, इसको इस बिहार राज्य के दलितों को, यहां जिसको शोषित वंचित करते हैं, इनको तय करना चाहिए, इनको खड़ा होना चाहिए इसके विरुद्ध, ताकि कोई दूसरा नेता इस प्रकार से आगे अपना आचरण नहीं दिखा सके। चलिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आने वाले वक्त में राजनीति भी और तेज होती नजर आएगी। जन भावनाएं क्या है ये आने वाले वक्त में तय हो ही जाएगा। फिलहाल सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी यहां हमारी चर्चा में साथ देने के लिए। धन्यवाद। और न्यूज नाइट में यहां वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात ईरान इजराइल के बीच संघर्ष की, और विस्तार से बताएंगे आपको इससे जुड़े तमाम पहलू और कितना प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ सकता है आने वाले वक्त में। दिखाएंगे खबर ब्रेक के बाद। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। Great taste का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है।
ईरान ने पलटवार करते हुए बीती रात इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे इजराइल के रिहायशी इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा। 3 लोगों की मौत भी हुई है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागता रहा तो तेहरान में भारी नुकसान होगा। इजराइल और ईरान के बीच जवाबी हमले। ईरान की अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी। इजराइल की मदद करना होगा हमला। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के ये 2 नजारे आपसी हमलों की विभीषिका को बयां कर रहे हैं। कई मंजिलों की ये आलीशान इमारतें अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं और टकराव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों तरफ से जानमाल की काफी हानि हो रही है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरानी समाचार एजेंसी ने शनिवार को उत्तर पश्चिमी तबरीज रिफाइनरी के पास एक इजरायली हमले की खबर दी है। इससे पहले ईरान ने बड़ा पलटवार करते हुए बीती रात इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के विभिन्न शहरों की तरफ दागी गईं, जिसके बाद तेल अवीव और यरूशलेम में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमलों में 3 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं, जबकि कई इमारतें और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बचाव दल ने इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने बताया कि इजराइल में मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजाए गए और नागरिकों को शेल्टरों में रहने के निर्देश दिए गए। वहीं इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि ईरान की तरफ से आने वाले ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। यह निराशा की बात है। आप नहीं जानते कि यह स्थिति हमें कहां ले जाएगी। यह एक भयानक बात है। आप वास्तव में नहीं जानते कि अगले दिन क्या होने वाला है। मैं अगले दिन, अगले सेकंड के बारे में नहीं कहूंगी, इसलिए यह अच्छा नहीं है। जब हम यहाँ साइट पर आए तो हमने देखा कि वहाँ बहुत से लोग घायल थे और खोज और बचाव के साथ हमने उन्हें खोजना शुरू किया और उन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ बहुत नुकसान हुआ था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक बड़ी साइट है। उधर ईरान ने पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में फोर्डो परमाणु संयंत्र को कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में हुए हमले में 60 लोग मारे गए, जिनमें 20 बच्चे शामिल हैं। ईरान के यज़्द शहर में इजराइल के साथ सहयोग करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी है कि यदि वे ईरान के हमलों को रोकने में इजराइल की मदद करते हैं तो ईरान पश्चिम एशिया में उनके ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाएगा। तो वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान इजरायली नागरिकों पर मिसाइलें दागता रहा तो तेहरान में भारी नुकसान होगा। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात के बीच पोप लियो ने ईरान और इजराइल से तर्कपूर्ण तरीके से काम करने और बातचीत जारी रखने की अपील की। ईरान और इजराइल में स्थिति गंभीर रूप से खराब हो गई है और ऐसे नाजुक क्षण में मैं जिम्मेदारी और तर्क की अपील को दोहराना चाहता हूं। परमाणु खतरे से मुक्त एक सुरक्षित दुनिया के निर्माण की प्रतिबद्धता को सम्मानजनक और ईमानदार बातचीत के माध्यम से जारी रखना चाहिए। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शहरों पर लगाया गया लॉकडाउन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के विभिन्न शहरों और कस्बों के प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया। हालांकि फिलिस्तीनियों ने बंद होने पर चिंता व्यक्त की। इस बीच इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण अगले हफ्ते प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के लिए द्विराष्ट्र समाधान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। फ्रांस और सऊदी अरब को इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता करनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आप ये तो जानते ही होंगे कि इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही तनाव है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इजराइल ने आखिर ईरान पर अभी हमला क्यों किया? इसके पीछे है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्योंकि इजराइल का ये कहना है कि IAEA की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इजराइल का ये कहना है कि
हाल ही में जो भी खुफिया जानकारी मिली है उससे ये पता चलता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी दौड़ में उस बिंदु के बहुत करीब पहुंच गया है जहां से वापसी नहीं हो सकती। वो भूमिगत किलेबंद स्थल में हजारों किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है। हाल के महीनों में दरअसल इस कार्यक्रम में बहुत तेजी आई है और इससे यह पता चलता है कि ईरान परमाणु हथियार प्राप्त करने के बहुत करीब पहुंच गया है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं क्योंकि अक्टूबर 2023 तक जहां ईरान के पास 4000 किलो से अधिक का यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम था जिससे लगभग 9 परमाणु बम तैयार कर सकता है वो, तो वहीं मई 2024 तक आते आते ये 5800 किलो से भी पार पहुंच गया और फरवरी 2025 तक ये 7200 किलो के भी ज्यादा का एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है जिससे लगभग 15 परमाणु बम तैयार किए जा सकते हैं। और हम जानते हैं कि किस तरीके से दुनिया भी ईरान को परमाणु संपन्न बनाने से रोकने के लिए हर संभव कूटनीतिक रास्ता तलाश रही है। रविवार को भी इसको लेकर अमेरिका के साथ वार्ता होनी थी जो अब नहीं हो रही है और ईरान पीछे नहीं हटा है और इसीलिए इजराइल का यह मानना है कि उनका दायित्व है कि वो इजराइल के नागरिकों की रक्षा के लिए काम करें। यानी इजराइल का यह कहना है कि हमने जो हमले किए हैं वो हमले हमने अपनी रक्षा को लेकर किए हैं, अपने अस्तित्व को लेकर किए हैं, जिन पर अब सवाल खड़े हो रहे थे। उन्होंने अगर हम देखें तो जो हमले किए गए हैं वो भी बहुत रणनीतिक रूप से हमले किए गए हैं, जिनमें एक बहुत महत्वपूर्ण हमला जो किया गया वो था नतांज परमाणु केंद्र और ये परमाणु केंद्र है जहां पर ये एनरिच्ड यूरेनियम की पूरी प्रोसेस और बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की प्रोसेस की जाती है। और यही बात है, इजराइल का ये भी मानना है कि अभी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है ईरान हम पर, लेकिन जल्द ही अगर वो परमाणु संपन्न हो गया तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर पेलोड के साथ हम पर दागी जाएंगी जिससे हमारा अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। और इसीलिए इजराइल की ओर से ये बात कहा जाना कि हमारा अस्तित्व संकट में आ रहा था क्योंकि इजराइल परमाणु संपन्न हो रहा था। तो ये सारी बात यानी ये जो संघर्ष है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा विश्व पर, आइए कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने रखते हैं क्योंकि ये जो हमला हुआ है, देखिए अगर आप तो इजराइल ईरान तक हमला कर रहा है और इजराइल इस नीले रंग में आपको इजराइल नजर आ रहा है जहां पे जॉर्डन है, जॉर्डन के बाद इराक आता है जिसके बाद ईरान आता है, लेकिन इजराइल अपने वहां से सीधे ईरान पर हमले करता हुआ नजर आया है और ये हमले अभी भी जारी हैं और ये जो संघर्ष है ये अब और गंभीर रूप भी लेता नजर आ रहा है क्योंकि ईरान की ओर से भी इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि ये जो पूरा नक्शा है विश्व का, अगर आप इस पर गौर करें तो जो इजराइल एक देश है ये इसके सामने बहुत सारे क्षेत्रीय खतरे भी हैं। इन क्षेत्रीय खतरों पर अगर आप गौर करते हैं तो इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, जॉर्डन और मिस्र के बीच इजराइल है, लेकिन अगर आप इजराइल को देखें तो आप ये पाते हैं कि इजराइल का जॉर्डन और मिस्र से तो पीस ट्रीटी भी है, जबकि ईरान, यहाँ ईरान है, इराक है, जॉर्डन और फिर आके इजराइल आता है। और ईरान ने जब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है इजराइल पर तब जॉर्डन ने उनमें से बहुत सारी मिसाइल्स को मार भी गिराया है। यानी जॉर्डन और मिस्र तो हैं, लेकिन खतरे कौन से हैं इजराइल के सामने? आप देखिए कि गाजा में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हम देखें तो हुती विद्रोही हैं। तो ये तमाम जो क्षेत्र है इनसे इजराइल कह सकते हैं कि इन ऐसी ताकतों से भिड़ रहा है जहां उसको अपने सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। लेकिन ये जो इजराइल और ईरान के बीच का ये जो पूरा एक हमला और संघर्ष नजर आ रहा है, अगली तस्वीर की ओर बढ़ते हैं क्योंकि उसके माध्यम से आपको दिखाएंगे हम कि किस तरीके से ये जो हमले किए जा रहे हैं ये पूरे विश्व के लिए खतरा है क्योंकि ये मध्य एशिया का क्षेत्र है और ये मध्य एशिया का क्षेत्र बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। यहां अगर आप देखें तो ये है होर्मुज जलमड्रू मध्य, जिसको होर्मुज स्ट्रेट इंग्लिश में कहा जाता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है अगर आप देखते हैं तो इस क्षेत्र में जो भी यहाँ फारस की अरब की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, यहाँ अदन की खाड़ी है, लाल सागर है, यहाँ सुएज कैनाल इत्यादि तमाम जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र हैं जहां से समुद्री रास्ते हैं और इन समुद्री रास्तों के ही जरिए पूरे विश्व का व्यापार भी होता है। तो जब ईरान और इजराइल आपस में संघर्ष करते हैं तो ये पूरा जो मध्य एशिया का क्षेत्र है ये उससे प्रभावित होता है। अगर आप विभिन्न देशों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन पर भी नजर डालें तो आप पाते हैं कि सऊदी अरब की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, ओमान की बात करें, कतर की बात करें, लेकिन ये तमाम देश हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है कि ये अटैक, ये एक संघर्ष नहीं होना चाहिए था, इजराइल ने जो किया वो सही नहीं किया। तमाम विश्व के अन्य देश भी हैं जिनकी ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिन पर गौर बाद में किया जा सकता है, लेकिन
फिलहाल के लिए आपको ये बताना जरूरी है कि इस पूरे संघर्ष के दौरान ये पूरा मध्य एशिया क्षेत्र जो है, ये बहुत ज्यादा, खाड़ी का जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है, जिसकी वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। अगले तस्वीर में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये खतरा उत्पन्न हो रहा है। दरअसल आप देखिए, यहाँ पे अगर हम भारत से ही शुरुआत करते हैं, आप देखिए कि यहाँ से जब पाकिस्तान के साथ भारत का भी संघर्ष शुरू हुआ, उस वक्त हम देखें यहाँ से पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद होने की वजह से यहाँ से जाने के लिए जो भी एयरलाइंस जाती थी, जो भी फ्लाइट जाती थी, उनको यहाँ से होकर गुजरना पड़ा। उसके बाद आप देखिए कि अब अगर इस क्षेत्र के अंदर भी संघर्ष शुरू हो गया है तो यहाँ से आपको फिर से मुड़कर लंबा रास्ता लेकर फ्लाइट्स को यूरोप तक जाना पड़ेगा और उसके बाद उस तरफ अमेरिका पड़ता है, वहां तक जाना पड़ेगा। तो ये पूरा, इसके अलावा जो समुद्री रास्ते हैं अब वो बाधित हो रहे हैं। पहले ही ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अगर ब्रिटेन, फ्रांस, ये तमाम देश, अगर ये देश इजराइल का साथ देते हैं तो उसने कहा है कि जो समुद्री रास्ते हैं वो इन्हें बाधित कर देगा, उनके फ्लाइट्स पर, उनके समुद्री जहाजों पर वो हमले करेगा, जिसका मतलब है कि ये पूरा क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील हो गया है। जिसका मतलब ये भी है कि अगर यहाँ से माल को जाना है, तेल को जाना है, टैंकर्स को जाना है, जहाजों को जाना है, तो अब उनको एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। यहाँ इस बात को गौर करिए कि ये जो रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों के माध्यम से विश्व का अधिकतर व्यापार होता है। और ये जो तमाम देश हैं, सऊदी अरब, कतर, सऊदी अरब, तमाम ये जो तेल उत्पादक देश हैं, ये इसी क्षेत्र में हैं। और अगर इन क्षेत्रों में यही अगर देश संघर्षरत हो जाते हैं, अगर इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो इससे तेल की अर्थव्यवस्था पर पूरा असर पड़ेगा और इसका मतलब यह है कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इससे प्रभावित होंगी। पहले ही हम देख चुके हैं कि किस तरीके से अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती आ रही हैं। ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि फ्लाइट ट्रैकर ने जो एक तस्वीर सामने रखी है कि जो फ्लाइट्स जाती हैं वो फ्लाइट्स पहले ईरान के ऊपर से होके जा रही थी। मध्य एशिया का हमने मैप आपको दिखाया कैसे केंद्र में आता है ये तमाम देश, लेकिन अब जो फ्लाइट ट्रैकर दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि अब ये फ्लाइट्स इस पूरे क्षेत्र को छोड़ते हुए जा रही हैं। तेहरान के ऊपर से, इजराइल के ऊपर से कोई फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं, अब उनको उस पूरे क्षेत्र को छोड़ते हुए जाना पड़ रहा है, जिसका मतलब है अधिक समय की खपत और अधिक ऊर्जा की खपत, ज्यादा फ्यूल भी इसमें लगेगा। और जब भी ऐसा कोई संघर्ष सामने आता है तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ, ये दृश्य आप देख सकते हैं, पहले ये नजर आ रहा था कि इजराइल और ईरान के ऊपर से फ्लाइट जा रही थी, लेकिन बाद में फ्लाइट ट्रैकर ने देखा कि ये सारे उन एरियाज को छोड़ते हुए जा रही हैं। जब भी ऐसा कोई संघर्ष विश्व के किसी भी क्षेत्र में सामने आता है तो बहुत सारी मुश्किलें विश्व के लिए लेकर आता है, जिसमें प्रवासन भी होता है, लोग देशों को छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाने का प्रयास करते हैं, जिसमें तस्करी जैसे असंगठित और संगठित अपराध भी सामने आ जाते हैं। ये तमाम वो ऐसे मुद्दे हैं जो मुंह बाए खड़े रहते हैं जब इस तरह के संघर्ष सामने आते हैं। और इसीलिए ईरान और इजराइल का संघर्ष खाड़ी देशों के मद्देनजर बहुत गंभीर है और इसीलिए विश्व भर में सभी देश इसको लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े न भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन मैं के जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के उस बयान से खुद को अलग रखा है जिसमें ईरान पर इजरायली कार्रवाई की निंदा की गई है। भारत ने स्पष्ट किया कि वो इस संयुक्त बयान से संबंधित एससीओ की चर्चाओं में शामिल नहीं था। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी कर कहा कि भारत ने 13 जून को भारत इजरायल तनाव पर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी, जिसमें उसने दोनों पक्षों से तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने और बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने का आग्रह किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत अपने इस बयान पर कायम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 13 जून को ईरानी विदेश मंत्री से बात की थी और उन्होंने इस मसले पर संयम बरतने की अपील की थी। भारत की इस समग्र स्थिति को लेकर अन्य एससीओ सदस्यों को सूचित भी किया गया था, जिसके आधार पर भारत के प्रतिनिधि ने बीजिंग में हुए एससीओ के बयान से संबंधित चर्चाओं में हिस्सा नहीं लिया। एससीओ ने अपने बयान में इजरायली हमलों को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी से निजात मिल सकती है। इस बीच मानसून की भी रफ्तार फिर से तेज हो गई है और मौसम विभाग की माने तो समय से पहले यानी 25 जून तक इस बार मानसून दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों को कवर कर लेगा। उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी से दो चार हो रहा है, तो वहीं दक्षिण के कई राज्यों पर मानसून मेहरबान है और इन इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी के तेवर से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि झुलसा देने वाली धूप और तपिश का दौर खत्म हो रहा है। अगले 3 दिन आसमान पर बादलों की आवाजाही रहेगी और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। इससे तापमान में कमी आएगी। इस बीच दिल्ली में पिछले 4-5 दिन में भीषण गर्मी और लू का कहर है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी तापमान 44 से 45 डिग्री के पास था। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश भी सख्त गर्मी की मार झेल रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में कक्षा 8 तक के स्कूल 30 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। राजस्थान भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के श्री गंगानगर में शुक्रवार को सबसे अधिक 49.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी राजस्थान में एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा, साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जिससे आंधी, तूफान और तेज हवाएं चल सकती हैं और आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली में मॉइस्चर है, तो जिसके कारण थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा। दैट्स वाई कि वी हैव गिवन हॉट एंड ह्यूमिड फॉर एनसीआर दिल्ली। उसके बाद क्या है कि एनसीआर दिल्ली में आज के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है, आज भी होने का पॉसिबिलिटी है। फिर आने वाले 2-3 दिन थंडरस्टॉर्म रहने का अनुमान है और पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है, जिसके कारण ही हम जो कह रहे हैं कि हीट वेव अवेट हो जाए। मानसून की रफ्तार फिर से तेज हुई है। मौसम विभाग की माने तो समय से पहले 25 जून तक इस बार मानसून दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। इस साल मानसून 24 मई को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद सबसे जल्दी शुरुआत मानी गई है। इसके बाद मानसून ने तेजी से मुंबई और पूर्वोत्तर भारत को 29 मई तक कवर कर लिया। अब एक बार फिर से केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत आसपास के हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। तेज हवा और गरज चमक के साथ ये बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर यूपी के गोरखपुर और मुरादाबाद में भी
बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर खेल जगत से, बात क्रिकेट की। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। लॉर्ड्स में खेले गए खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराने में सफलता पाई। अफ्रीकी टीम ने चौथे दिन के पहले ही सत्र में मुकाबले को अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया से चौथी पारी में जीत के लिए मिले 282 रन के लक्ष्य को अफ्रीकी टीम ने एडन मार्करम के शानदार शतक और कप्तान टेम्बा बावुमा की अर्धशतकीय पारी की मदद से 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। एडन मार्करम ने 136 रन की पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका के लिए जीत की इबारत लिख दी। वहीं बावुमा ने 66 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल के बाद आईसीसी खिताब जीतने में सफलता पाई। इससे पहले उन्होंने 1998 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की थी। न्यूज नाइट में फिलहाल यहां वक्त एक और ब्रेक का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, AI और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। जब कॉक कनेक्ट हिट किया, जोजी यू टर्न लिया। सॉरी, इट्स ओके जेटा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास है ना। जोजी इज अ कोकोनट, बट अपना श्रीनिवासन अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइए आपके सामने रखते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस और हॉक फोर्स ने 4 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। मारे गए नक्सलियों में 3 से 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। असम के धुबरी जिले में हनुमान मंदिर में गोमांस की बरामदगी के मामले में जिला पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को धुबरी के अपने दौरे के दौरान पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। मणिपुर में सेना, पुलिस और असम राइफल्स के संयुक्त अभियान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मणिपुर के 5 जिलों के बाहरी इलाकों से विस्फोटक, 300 से अधिक राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल नीट यूजी परीक्षा 4 मई को आयोजित की गई थी। वहीं इस साल नीट यूजी परीक्षा में 12,36,531 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। नीट यूजी 2025 के टॉप रैंकर्स की सूची में राजस्थान के महेश कुमार ने ऑल इंडिया रैंक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नीट यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसमें हर साल लाखों छात्र MBBS, BDS जैसे कोर्सों में दाखिले के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं।
उत्तर प्रदेश लखनऊ में रविवार 15 जून को 60,244 नव नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होने जा रहा है। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में नव नियुक्ति कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर अंतिम तैयारियों की समीक्षा की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर और जम्मू कश्मीर संभाग के कुछ पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिन्हें एहतियात के तौर पर पहलगाम हमले के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। पहलगाम मार्केट, वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन जैसे कई पर्यटन स्थल 17 जून से फिर से खुल जाएंगे। उपराज्यपाल ने बताया कि अन्य पर्यटन स्थलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तरफ से उत्तराखंड में सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान हिमाद्री 2025 की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रैकिंग दल को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने आईटीबीपी के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान से एक ओर जहां पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में भी मदद मिलेगी।